Assalamu alaikum class. Uh, in the last class, we had started a new chapter, atomic nucleus, and in that class, we had learnt the first part of atomic nucleus chapter. The first part was radioactivity. Okay, so I have taught you everything about radioactivity. Today, inshallah, we will start the second part of this chapter, that's nuclear energy. Okay, what is called nuclear energy, you have to understand this. Okay, listen. uh, every atom, okay, has some every atom is sorry every atom has nucleus at its center. Okay, so there is some energy stored in the nucleus. Okay, there is some energy stored in the nucleus of an atom. That energy is called the nuclear energy. Definition is very simple. Okay, what is nuclear energy? The energy stored in the nucleus of an atom is called nuclear energy, as the name suggests. Okay, nuclear means from the nucleus. Okay, so where is this energy coming from? Okay, we have to understand this. Okay, now listen. This nuclear energy can be utilized in two ways. Okay, we can get how can we get this energy? How can we get the energy from the nucleus of an atom? Okay, there are two processes of getting the energy from the nucleus of an atom. One is called nuclear fusion, another is called a nuclear fission. Okay, we will read these two topics one by one. Okay, so first let's start what is called nuclear energy. The energy stored in the nucleus of an atom is called nuclear energy. Okay, but where is this energy coming from? Where is this energy coming from? We have to discuss this. So to understand the source of nuclear energy, we have to learn two things. One is called mass defect. Mass defect, and this is denoted by del m. Okay, it is called del. It looks like a triangle. Okay, but it is called del m. Okay, del means change. Okay, so mass defect means, you have to understand this. I'm giving you an example. Suppose there is a nucleus. देखो बात समझो, मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? मास में कमी. डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कमी होना, यानी किसी चीज़ का मास कम हो जा रहा है ना. बट हम लोग को पता है कि कभी किसी चीज़ का मास कम नहीं होता है. मतलब मास कैन नेवर बी चेंज. इट कैन, है ना, ये कभी घट नहीं सकता, ये बढ़ नहीं सकता है. मास हमेशा फिक्स रहता है. लेकिन यहाँ पे मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है? बात समझो. सपोज ना एक न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन्स है. सपोज, ठीक है. और मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन का जो मास है, सपोज एग्जांपल के लिए बता रहे 1 ग्राम है, और एक न्यूट्रॉन का जो मास है सपोज 1.2 ग्राम हुआ. ठीक है. तो उस न्यूक्लियस में अगर 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल मास कितना हो जा रहा है? 10 प्रोटॉन मतलब कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1 प्लस 12 न्यूट्रॉन्स ना, तो 12 इंटू 1.2. ठीक है, ये कितना आएगा देखते हैं. 10 प्लस 14.4 ना, यानी कितना आ रहा है? 24.4 ग्राम. ये इतना हो रहा है. ठीक है. तो 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन का टोटल मास सपोज 24.4 ग्राम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग जब ये न्यूक्लियस के अंदर जब प्रेजेंट है, तो एज अ होल अगर हम पूरा का पूरा सिर्फ न्यूक्लियस को ही मेजर करें, न्यूक्लियस के मास को मेजर करें, मतलब हम लोग इंडिविजुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास को हम लोग अगर मेजर नहीं कर रहे, ओवरऑल हम अगर न्यूक्लियस के मास को मेजर कर रहे हैं, तब हम लोग को क्या दिख रहा है? तो अगर हम लोग होल न्यूक्लियस को मेजर कर रहे हैं, देन मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना मिल रहा है? तो देखेंगे कि ये 24.4 से कुछ कम ही रहेगा हमेशा, है ना. देखो हम लोग का ब्रेन बेसिकली क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस किस चीज़ से बना है, उसमें उस न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन है? 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस हिसाब से टोटल मास उसका 24.4 होना चाहिए न्यूक्लियस का मास. लेकिन अगर सिर्फ हम न्यूक्लियस को ही मेजर कर रहे हैं, तो देखने में हमको मिला है कि न्यूक्लियस का मास है सपोज 20 ग्राम ही देखने को मिल रहा है ना. मतलब यहाँ पर देखा जाएगा तो डिफेक्ट कितना हुआ है? मतलब 4.4 ग्राम यहाँ पर मास कम हो गया है ना, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा?
तो ये जो 4.4 ग्राम जो मास जो कम हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट कितना हुआ, तो बात समझ में आया मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। ये जस्ट हम एक एग्जांपल समझाने के लिए दिए थे। प्रोटॉन का मास 1 ग्राम ले रहे, न्यूट्रॉन का मास 1.2 ग्राम ले रहे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन का मास बहुत 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 कम होता है, ठीक है। ये जस्ट हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था ये वाला, ठीक है। ओके, तो जो मास डिफेक्ट है वो क्या हो रहा है कि अगर एक न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तुम अगर इंडिविजुअली मेजर कर रहे हो, उसका टोटल मास निकाल के रखे हो, ठीक है, कुछ उसका वैल्यू आया है, और अगर सबको मिलाकर एक न्यूक्लियस बनाकर उस न्यूक्लियस का मास को मेजर करोगे, तब तुम देखो कि उस न्यूक्लियस का मास कम हो गया कुछ, ठीक है। तो वो जो मास कम हो गया है, उसी मास को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब होता है कमी, मास में कमी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो ये उसका हो रहा है डेफिनेशन, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर, ठीक है। तो ये मास डिफेक्ट का अगर फॉर्मूला हम लिखेंगे बेसिकली तो क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मास को मिला के माइनस कर देंगे मास ऑफ द होल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मास डिफेक्ट। और हर एटम का कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन किसी का भी मास डिफेक्ट जीरो होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हर एक न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ मास कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मास डिफेक्ट हो गया, मतलब ये जो मास कम हुआ, जैसे कि इस एग्जांपल में बताते हैं 4.4 ग्राम मास ये कम हो गया, तो ये मास कहाँ चले गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि मास कैन नेवर बी मतलब कैन नेवर बी लॉस्ट, मास कभी भी कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो कम हुआ है, तो ये मास गया कहाँ, ठीक है। तो देखो ये जो मास है एक्चुअली में ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बात समझ में आए। ये जो मास कम हो गया है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। तो ये जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी, मतलब ये ऐसा एनर्जी जो बाइंड करके रखो। बाइंड करने का मतलब क्या होता है, पकड़ के रखना, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज हम लोग का सपोज कोई बुक अगर फट जाता है, मतलब उसका पेज अगर बहुत ज़्यादा निकल जाता है बीच बीच से, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दुकान में जाके उसको बाइंडिंग करवाते हैं ना। बाइंडिंग में क्या करते हैं कि सब पेज को इकट्ठा करके अच्छा से सिलाई वगैरह जो भी करना होता है वो कर देता है, यानी सबको इकट्ठा कर देता है ना। बाइंड का मतलब यही होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या चीज़ बाइंड किया जा रहा है, देखो बात समझो। एक न्यूक्लियस में क्या है कि प्रोटॉन्स भी है और उसमें न्यूट्रॉन्स भी है ना। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रल होता है। तो लेकिन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो उसमें तो एक प्रोटॉन नहीं है, बहुत सारा प्रोटॉन होगा। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल उसमें 40 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो 40 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है ना, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन होने के बावजूद, लेकिन हम लोग रिपल्शन वहाँ पे हो रहा है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो सब एक साथ एक न्यूक्लियस में ही रहता है। ऐसा नहीं कि सब न्यूक्लियस से रिलीज हो जाता है, क्योंकि रिपल्शन है, रिपल्शन की वजह से क्या होना चाहिए, सब एक दूसरे से दूर हो जाएगा तो न्यूक्लियस से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, हम लोग यही देखते हैं कि सब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग रिपल्शन के अगेंस्ट भी एक ऐसा एक्स्ट्रा फोर्स है जो उसको उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके सबको एक साथ पकड़ के रखा, बाइंड करके रखा है, ठीक है ना। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो हम बता रहे थे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये एनर्जी एक्चुअली में कहाँ से आया है, वो जो मास डिफेक्ट हो गया था, ठीक है ना, किसी भी न्यूक्लियस में जो मास डिफेक्ट हुआ है, वो जो मास कम हो गया है, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो मास कितने एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सी क्या होता है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो कितने एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए ये फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आइंस्टाइन का दिया हुआ था, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं
इसको बोलते हैं आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूला से हमको ये समझ में आता है कि अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कितना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ओके, तो देखो हम एक एग्जांपल जस्ट हम बता दे रहे हैं कि कितना एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है। अगर मान लो हम लोग 1 AMU मास डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो 1 AMU मास डिफेक्ट होगा तो वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब वो कितना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी का मास डिफेक्ट अगर जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा, वही उतना ज़्यादा उसका बाइंडिंग एनर्जी होगा। ठीक है, तो यही जो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो क्या करता है, उस न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है। ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा लिसन, देखो यहाँ पे हम क्या लिखें, दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिखें न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियन। मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग एज अ होल हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। समझ में आया बात। ठीक है, तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ये दोनों क्लियर है। मास डिफेक्ट क्या होता है, अगर किसी न्यूक्लियस का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास को मेज़र करेंगे, ठीक है, और वही अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर रहे, मतलब पूरा होल एज ए न्यूक्लियस को मास को मेज़र करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम हो गया है। वो जो मास कम हो गया, जितना मास कम हो गया, घट गया, उसी मास को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये जो मास घट गया है तो ये मास कहाँ चले गया है, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, जिस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जिस एनर्जी का काम क्या होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है। ठीक है, ओके, तो अभी तक क्लियर है। तो खैर देखो, तो अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी होता है, मतलब न्यूक्लियस में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको दो टाइप होता है, मतलब इसको हम लोग कैसे अपने आप को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को इतना पता है कि न्यूक्लियस में एनर्जी प्रेजेंट है जो कि मास डिफेक्ट की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस एनर्जी को इंसान कैसे यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है ना, सिर्फ इंसान नहीं, मतलब ये एनर्जी कैसे रिलीज होता है न्यूक्लियस से, इसका दो तरीका है। ठीक है, एक का नाम है न्यूक्लियर फिशन और एक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके ओके, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा यहाँ पे सिंगल एस होगा। ओके, तो फिशन और फ्यूजन दोनों में क्या फ़र्क है। देखो फिशन में क्या होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस वो स्प्लिट होता है, वो ब्रेक हो जाता है दो स्मॉल न्यूक्लियस में। ठीक है ना, साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ अ लार्ज न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाता है, ब्रेक हो जाता है। कैसे स्प्लिट होता है हम बता रहे हैं। देखो तो न्यूक्लियर फिशन इसमें क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस, एक लार्ज न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, क्योंकि हम लोग को पता है कि यूरेनियम का एटॉमिक मास बहुत, मतलब उसका मास नंबर बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब उसका न्यूक्लियस का साइज़ भी बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो वो एक बहुत लार्ज न्यूक्लियस हुआ। तो सपोज एग्जांपल लेके यूरेनियम 92 235 ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें इसका न्यूक्लियस से हम लोग एनर्जी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, क्या करेंगे। देखो इस पे देखो, बेसिकली मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है ना, जिसमें यूरेनियम रखा हुआ। तो उसमें उस सैंपल में ऑब्वियसली एक एटम नहीं है, उसमें करोड़ों करोड़ यूरेनियम का एटम होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम ना मान लो एक न्यूट्रॉन हम रिलीज़ करेंगे, मतलब हम लोग बाहर से एक न्यूट्रॉन को इंजेक्ट करेंगे उस यूरेनियम के सैंपल में। ठीक है, तो वो जो न्यूट्रॉन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक न्यूक्लियस, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस में जाके वो स्ट्राइक करेगा, है ना। तो वो इस तरीके से स्ट्राइक करेगा, मतलब एक न्यूट्रॉन अगर स्ट्राइक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अब फिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियर फिशन खुद ब खुद नहीं होता है, उसको क्या करना पड़ता है, एक स्लो न्यूट्रॉन से उसको बॉम्बार्ड करवाना पड़ता है। बॉम्बार्ड का मतलब क्या होता है, उस पर स्ट्राइक करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो एक लार्ज न्यूक्लियस है यूरेनियम का, ये दो स्मॉल न्यूक्लियस में वो ब्रेक हो जाएगा। क्या क्या है, एक बेरियम है और एक क्रिप्टन है। ठीक है,
बात में तो जो बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56, मास नंबर इसका देखोगे 143 बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, इसका मास नंबर होता है 90, ठीक है। और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है, 3 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? 0 1, 3 न्यूट्रॉन और साथ में एनर्जी रिलीज होता है। यही जो एनर्जी है यही तुम्हारा न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी रिलीज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन कैसे हुआ? न्यूक्लियर फिशन में क्या हुआ है, एक लार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको हम लोग स्लो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवाए हैं। तो क्या हुआ है कि ये अब लार्ज न्यूक्लियस दो छोटा छोटा न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया। जैसे देख लो, अब इसलिए ये जो बेरियम है, क्रिप्टन है, दोनों का मास नंबर 143 है 90, तो बहुत छोटा हो गया, इसके 235 के मुकाबले में बहुत छोटा छोटा हो गया है ना। दो छोटा छोटा न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ है, साथ में 3 न्यूट्रॉन और बना है, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन बस अलग से है, मतलब किसी के न्यूक्लियस में नहीं है, और साथ ही साथ ये एनर्जी भी रिलीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ रहा है। देखो ये जो एनर्जी जो है ये कहाँ से आ रहा है? बेसिकली अगर तुम देखोगे वही जो मास डिफेक्ट की वजह से ये एनर्जी रिलीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये दोनों का मास अगर तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ जितना पार्टिकल है इसका सबका मास तुम कैलकुलेट करोगे, मतलब एक बेरियम, ठीक है, एक क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन, ये तीनों का मास कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि पहले के मुकाबले में इसका मास कुछ कम हो गया है ना। वही तो वो जो मास कम हो गया वही मास किसमें तुम्हारा, वो मास कहाँ चले गया? वो मास E = Δmc², ये वाला फॉर्मूला को ऑबे करते हुए वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वही वाला एनर्जी तुम्हारा हीट के फॉर्म में निकलता है। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। और इसी एनर्जी से हम लोग जो भी अपना काम करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन क्या होगा हम लिख रहे हैं। सो इसका डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस इन विच अ हेवी न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड विथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन and the heavy nucleus breaks into 2 or more lighter nuclei with the release of huge amount of energy is called nuclear fission, ठीक है। देखो ये जो वर्ड हम लिखे हैं 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, तो देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी न्यूक्लियर फिशन में 3 न्यूक्लियस में भी ब्रेक हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो। यहाँ पे वही बात लिखे हैं 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर मतलब क्या हुआ? हल्का, ठीक है। ऑब्वियसली जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा तो जो भी नया बनेगा वो छोटा ही बनेगा उससे, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा में अगर टूटेगा तो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक टर्म लिखे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ है? ये न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा तो वो तो प्लूरल हो गया ना, तो न्यूक्लियाई। और साथ में क्या होता है? विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या हुआ है? एक बहुत हेवी न्यूक्लियस है, मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है। उसमें एक स्लो इलेक्ट्रॉन को से उसको बॉम्बार्ड किए, मतलब उस पर एम लगा के स्ट्राइक किए, हालांकि सब मशीन से होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो बड़ा न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस है, वो 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें इस प्रोसेस में बहुत अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। अच्छा देखो, इस इक्वेशन में तुमको एक चीज़ और बता दें। इससे पहले हम क्लास में बताए थे ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल एटॉमिक नंबर और टोटल मास नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। इसमें भी देख लेते हैं। जैसे मान लो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल एटॉमिक नंबर निकालेंगे, यहाँ पे 92 है और यहाँ पे 0, तो टोटल एटॉमिक नंबर नीचे में कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में कितना? 92 है। यहाँ पे तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या तुमको देखने को मिलेगा? 56 और 36। न्यूट्रॉन का तो एटॉमिक नंबर होता नहीं है, तो इसको भी तुम कैलकुलेट करके देखोगे, दोनों को ऐड करके वो भी आएगा 92, ठीक है। तो ये मैच हो गया। मास नंबर भी तुम अगर मैच करना चाहोगे तो देख सकते हो, 235 प्लस 1 न्यूट्रॉन यानी 236 टोटल मास नंबर लेफ्ट हैंड साइड में ये हो रहा है। राइट हैंड साइड में भी देखोगे 143 प्लस 90, ये तुम्हारे कितना हो जाएगा? 233 हो जाएगा, है ना। प्लस कितना है? 3 न्यूट्रॉन है ना, तो 1 न्यूट्रॉन का 1 होता है, तो 3 न्यूट्रॉन का 3 हो जाएगा, तो 233 प्लस 3 236, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 236 मास नंबर है, राइट हैंड साइड में भी टोटल मास नंबर 236 है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है मैच करने का कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो देखो ये जो एटम बॉम्ब जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? बेसिकली वही न्यूक्लियर फिशन ही होता है, ठीक है। तो अब इसलिए हम लोग को पता है कि वो एटम बॉम्ब कितना ख़तरनाक है। वो क्यों होता है? अब देखो बात समझो। एक्चुअली में यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर फिशन हुआ है, देखो हम लोग बताए, हम शुरुआत में ही बताए थे कि एक सैंपल है, उस सैंपल में हज़ारों यूरेनियम का
एटम होगा, ठीक है। बट हम जो बॉम्बार्ड किए हैं सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किए, तो वो एक न्यूट्रॉन किसी न किसी एक न्यूक्लियस में ही जाके वो स्ट्राइक करेगा, है ना। तो क्या हुआ, न्यूक्लियर फिशन होने लगा उसमें, ठीक है। साथ में क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो 3 न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ है, तो वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, वहाँ पे तो और भी तो बहुत सारा यूरेनियम का एटम है ना, ठीक है ना। तो वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, वो उस अब एक और 3 यूरेनियम के एटम में वो जाके स्ट्राइक करेगा, बॉम्बार्ड करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, फिर से न्यूक्लियर फिशन होगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब उस मतलब क्या हुआ, और उस फिशन होने के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो हम फिर से बता रहे, फर्स्ट टाइम में कितना हुआ था, एक न्यूट्रॉन हुआ था, सॉरी, फर्स्ट स्टेप में कितना हुआ था, 3 न्यूट्रॉन हुआ था, है ना। तो वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, वो 3 अलग अलग यूरेनियम में जाके स्ट्राइक करेगा, है कि नहीं। तो हर बार में कितना बनेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन बनेगा। टोटल कितने न्यूट्रॉन बना यहाँ पर, 9 न्यूट्रॉन, है ना। तो फिर ये 3 जाकर क्या करेगा, फिर इसी तरीके से बार बार 3 अलग अलग न्यूट्रॉन में जाके स्ट्राइक करेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 3 3, मतलब अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 न्यूट्रॉन, है ना। यहाँ पे फिर 9 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन, है ना। मतलब नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, टोटल 27 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जैसे उतना जितना न्यूट्रॉन हो रहा है बेसिकली, मतलब जितना बार फिशन हो रहा है, यानी फर्स्ट स्टेप में कितना फिशन हुआ, एक ही फिशन हुआ। सेकेंड स्टेप में कितना फिशन हुआ, 3 फिशन हुआ, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में जितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, मान ली एक फिशन में एनर्जी है E, तो सेकेंड स्टेप में कितना फिशन हुआ, 3 बार फिशन हो रहा है ना। तो कितना एनर्जी हो रहा है, 3 टाइम्स एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, फिर 3 गुना एनर्जी रिलीज होगा, है ना। मतलब 9 टाइम्स ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद वाले उसके बाद एक और होगा, है ना। मतलब ये तो क्या हुआ, हर स्टेप में तो न्यूट्रॉन तो मतलब जितना बार फिशन होता रहेगा, हर बार फिशन में तो 3 न्यूट्रॉन करके प्रोड्यूस होता रहेगा, और हर वो 3 न्यूट्रॉन फिर 3 न्यूक्लियस को जाके स्ट्राइक करेगा। मतलब क्या होगा, बार बार फिशन होता रहेगा, मतलब उसके बाद 27 टाइम्स एनर्जी। इस तरीके से क्या हुआ, ये एक चेन रिएक्शन हो रहा है ना। चेन का मतलब क्या होता है, एक बार जो हो गया वो बार बार अब वो होता रहेगा अपने आप, एक से दूसरा हुआ, दूसरा से तीसरा, है ना। मतलब वो एक से सब लिंक होता रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर फिशन है वो एक चेन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो अब एक बार हम फिशन स्टार्ट कर दिए, तो उसके बाद जितना बार फिशन हो रहा है क्या वो मेरी वजह से हो रहा है, नहीं, हम नहीं कर रहे, वो अब क्या, वो अपने आप वो होने लगा, चेन रिएक्शन हुआ, है ना। तो ये क्या हुआ, ये चीज़ इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, मतलब बाद में इतना स्पीड इतना ज़्यादा होने लगेगा कि इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। मतलब बेसिकली ये तुम्हारा वो एटम बॉम्ब जैसा हो गया। बेसिकली एटम बॉम्ब में यही होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन है न्यूक्लियर फिशन। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अनकंट्रोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अनकंट्रोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है ना। क्योंकि अब ये खुद एक बार हम स्टार्ट किए थे, बाकी बार हर बार खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है ना। अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ये चेन रिएक्शन है, क्योंकि चेन समझ में आ गया कि चेन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। अपने आप 1 से 2 से 2 से 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है ना। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन हुआ है, ठीक है ना। यही वाला जो हुआ था तुम्हारा एटम बॉम्ब में, इसी चीज़ को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियर फिशन का अगर हम लोग मिस यूज़ बोलेंगे, तो मिस यूज़ किस में होता है, ये जो एटम बॉम्ब है, इसी एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन का मिस यूज़ होता है। ओके, तो बात समझ में आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।